हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज होता क्या है बेटा, सबसे पहले ये देखते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस सर्विस? दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। वो सर्विसेज एक बिजनेस एंटरप्राइज यूज करता है, किसके लिए यूज करता है बेटा? फॉर द प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए और सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बिजनेस सर्विसेज। सिंपल वर्ड में वो सभी सर्विसेज जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए। सिंपल। चलिए अब देखते हैं गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस क्या है बेटा हमारे पास? गुड्स देखते हैं सबसे पहले। गुड्स क्या होता है? ये फिजिकल और टेंजिबल होते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, राइट। दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू द परचेजर। इसको आप डिलीवर कर सकते हो, सेलर जो है वो गुड्स को डिलीवर कर सकता है, किसको? परचेजर को, ठीक है। यहाँ पर जो होता है वो ट्रांसफर हो सकती है, क्या? ऑनरशिप, सेलर से परचेजर को। परचेजर को जो है ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इसके अंदर, किसमें? गुड्स में, राइट। आप एक मार्कर खरीदने गए, मार्कर किसके पास था? सेलर के पास। अभी उसकी ओनरशिप किसके पास थी? सेलर के पास। सेलर को आपने पैसे दिए, मार्कर खरीद लिया, तो इसकी मार्कर की ओनरशिप किसके पास आ गई? आपके पास आ गई। सेलर से ट्रांसफर हो गई किसके पास? परचेजर के पास। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अब बात करते हैं सर्विस की। तो सर्विस क्या होता है? सर्विस जो होती है वो इंटेंजिबल एक्टिविटी होती है, राइट, जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करती है, राइट। सर्विस जो है वो आप उसको घर लेके नहीं जा सकते, कांट बी टेकन होम। आप घर लेके नहीं चले जाओगे सर्विस, राइट। मार्केट में गए, सर्विस ली और थोड़ा घर लिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यस, पर उसका जो इफेक्ट होता है वो आप उसको लेके आ सकते हो, राइट। ठीक है, समझो इस चीज को। आप एक ब्यूटी पार्लर में गए या ब्यूटिशियन के पास गए आप, ठीक है, वहां पे गए, आपने अपना हेयर कट कराया, फेशियल कराया, राइट। अब आप उसकी सर्विस को घर उठा के लेके नहीं आए, आप उसके प्रोडक्ट को घर उठा के नहीं लेके आए, राइट। आपने, आपको क्या हुआ? इफेक्ट आया, आपने क्या फील किया? इफेक्ट फील किया कि आपका फेस जो है ग्लो कर रहा है, राइट। अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आया, तो उसके इफेक्ट को आप क्या कर सकते हो? कैरी कर सकते हो, राइट। चलिए अब आता है नेचर ऑफ सर्विस। सर्विस के नेचर की बात करते हैं तो उसमें पहले फीचर है। फीचर क्या है हमारे पास? जब भी हम फीचर की बात करते हैं सर्विस के, तो उसमें 5 आईज आते हैं। क्या आते हैं? 5 आई। इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंट, इनसेपरेटेबल, इन्वेंट्री और इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, करके देखते हैं। इंटेंजिबल मतलब इसको हम छू नहीं सकते, केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, जो सर्विस होती है ना वो हर बार कंसिस्टेंट नहीं होती, राइट। जिस तरह की सर्विस आपको अभी प्रोवाइड हुई है जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसी ही सर्विस आपको मिले, राइट। जिस तरह से पास्ट में आपको सर्विस मिली थी जरूरी नहीं है कि आज आपको सर्विस वैसी ही मिली हो। तो सर्विस जो है वो इनकंसिस्टेंट रहती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। कभी बहुत अच्छी, कभी कुछ बेकार होता है, कभी बहुत वॉश हो जाती है, ठीक है। तो इट डिपेंड अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। इनसेपरेटेबल, इसको आप सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। सर्विस प्रोवाइडर जो है वही आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक डॉक्टर से आप बीमार होते हो तो मेडिसिन लेने जाते हो, राइट। तो उसकी जो सर्विस है, राइट, वो आप उस डॉक्टर से उसको अलग नहीं कर सकते, सिंपल वर्ड्स में। इन्वेंट्री, आप इसका स्टॉक नहीं रख सकते, ठीक है ना, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट, ध्यान रखना, सर्विस में हमेशा ना इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका? कंज्यूमर का। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो सर्विस ठीक से प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस कौन सी है? सोशल सर्विस। सोशल सर्विस कौन सी होती है? सोसाइटी के भले के लिए की जाती है, राइट। जो एनजीओ वगैरह करते हैं, ठीक है, ये हेल्थ केयर कैंपेन चलाते हैं, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो एनजीओ होते हैं लोगों के भले के लिए करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? सोशल सर्विस। पर्सनल सर्विस कौन सी होती है बेटा? ये एक्सपीरियंस किया जाता है किसी भी पर्सन द्वारा, ठीक है। हर एक पर्सन जो है वो किसी भी सर्विस को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है, उसी को बोलते हैं पर्सनल सर्विस। जैसे आप कहीं घूमने गए, राइट, अब वहां पे आपने हर चीज को अपने तरीके से एक्सपीरियंस किया, उसको बोलते हैं क्या? पर्सनल सर्विस। बिजनेस सर्विस कौन सी होती है बेटा? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस यूज करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसके लिए अपने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन, सब पढ़ेंगे हम आगे। अभी बात करते हैं बैंकिंग की। हमारी पहली सर्विस, बैंकिंग क्या होता है बेटा? बैंकिंग का मतलब क्या होता है? अ कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो बैंकिंग क्या है? एक ऐसी कंपनी जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट ऑफ मनी। कहाँ से? पब्लिक से। पब्लिक से पैसा क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करती है, ठीक है। क्या करने के लिए? लैंड करने के लिए, ठीक है, दूसरों को उधार देने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। और वो पैसा जो पब्लिक से लिया है उसको रीपेबल कर देती है उनकी डिमांड पे, जब भी उनको जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं चेक से और बाकी जो भी तरीके हैं उन तरीकों से, ठीक है बेटा। तो देखते हैं टाइप ऑफ बैंक्स कौन से आते हैं हमारे पास अब। पहला था कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन सा होता है बेटा? ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं क्या? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, किससे? पब्लिक से, और
क्या करते हैं, ऑफर करते हैं लोन, ठीक है, कंजप्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन देते हैं। वो कौन होते हैं, हमारे कॉमर्शियल बैंक, राइट। ये जो बैंक होते हैं ये इंटरेस्ट पे करते हैं किसके ऊपर बेटा, डिपॉजिट्स के ऊपर, और चार्ज करते हैं इंटरेस्ट किसके ऊपर, लोन्स के ऊपर। जो है लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो वो प्रोवाइड करते हैं डिपॉजिट के ऊपर, और वही इनका अर्निंग का सोर्स होता है, बैंक्स का मेन सोर्स वही होता है। इनको रेगुलेट कौन करता है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो पहला आता है पब्लिक सेक्टर, इसको कौन गवर्न करता है बेटा, गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्न करते हैं इसको, और फॉरेन बैंक कौन से होते हैं, इनको गवर्न करता है कौन, फॉरेन प्रमोटर्स, राइट। सिंपल है, तो नाम से पता लग रहा है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल के कौन कौन से फंक्शंस है, पहले तो एक्सेप्ट करता है क्या, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है किससे, जो आपकी जनरल पब्लिक है उससे क्या करता है, ये डिपॉजिट लेता है एंड उनको कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करता है, ठीक है। लैंडिंग ऑफ फंड, लोन देता है जिसको भी जरूरत होती है, और अच्छा खासा इंटरेस्ट उनसे चार्ज करता है। अगला आता है चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी क्या होता है बेटा, ये मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेल्प करता है किसमें, विड्रॉ करने के लिए, आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए, आपका जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है बैंक में उसको विड्रॉ करने के लिए आपको हेल्प करता है। ये इनएक्सपेंसिव मीडियम है, सबसे सस्ता मीडियम है ये, राइट। दो तरह के चेक्स होते हैं बेटा, बियरर चेक और क्रॉस चेक। बियरर चेक समझो, ठीक है, मैंने एक चेक इशू किया, राइट, वो बियरर चेक होगा तो क्या होगा, वो किसी भी अकाउंट में चल जाएगा, जो भी बियरर होगा वो उसको अकाउंट में डाल देगा अपने, उसमें उसमें पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो क्रॉस चेक होते हैं ये डिपॉजिट होते हैं किसके अकाउंट में, केवल पेई के अकाउंट में, जो पेई का अकाउंट है केवल उसी अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है, उसको बोलते हैं क्या, क्रॉस चेक, ठीक है बेटा। चलिए, तो मतलब बियर चेक किसी भी अकाउंट पे काउंटर पे जाओगे तो वो कैशेबल है, कैश में ट्रांसफर हो जाएंगे, पर ये केवल पेई अकाउंट में होता है। रेमिटेंस ऑफ फंड, फंड को ट्रांसफर करने का काम भी किसका होता है, कमर्शियल बैंक का, राइट। तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह दूसरी जगह पे पैसा ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मेल ट्रांसफर, ठीक है। थोड़ा बहुत कमीशन ये उससे चार्ज करते हैं, भाई ट्रांसफर करके कुछ तो पैसा चार्ज करेंगे तभी तुमका काम चलेगा। इसके अलावा बैंक और भी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं अलाइन सर्विसेज। इसमें कौन कौन सी सर्विस होती है बेटा, जैसे बिल पे कर देगा वो, आपको लोकल फैसिलिटी देता है, इसमें आप अपनी सभी कॉस्टली चीज़ें, महंगी चीज़ें रख सकते हो, राइट। अंडर राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, या आपके शेयर और डिबेंचर्स को सेल करता है और परचेज करने में आपको मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पर्सनल सर्विस है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, आपके बिहाफ पे कर देगा, इंश्योरेंस आपका पे कर देगा, आपका डिविडेंड इकट्ठा कर लेगा, रेंट इकट्ठा कर लेगा, ये सारी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कॉमर्शियल बैंक अकाउंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है बेटा। पहला था सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है वो नॉर्मल पब्लिक का होता है, जिसमें पब्लिक अपना बचाया हुआ पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट करती है, कुछ इंटरेस्ट उनको उसके ऊपर मिल जाता है, उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है बेटा। अगला आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन से होते हैं बेटा, ये मेनली जो है बिजनेसमैन खोलते हैं, ठीक है। इसमें ना इनिशियल अमाउंट होता है 5,000, या फिर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में 10,000, किसी में 50,000 भी है, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट्स होते हैं, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। किसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती बेटा, कितना पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो या कितना पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड जो सेविंग अकाउंट होते हैं इनमें रेस्ट्रिक्शन होती है कि इतना ही पैसा आप एक बार में डिपॉजिट कर सकते हो या फिर इतना ही आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, पर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए इन बैंक को क्या बोलते हैं, एक्टिव अकाउंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन से होते हैं बेटा, ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें आपको ना एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो, ठीक है, हर महीने डिपॉजिट करना पड़ता है, राइट, इसलिए इनको कॉमुलेटिव टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो इसकी रेंज होती है 12 महीने से लेकर 10 साल तक, मतलब आपने अकाउंट खुलवा लिया, आप उसमें कुछ पैसा हर महीने डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो कौन सा अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट। अगला आता है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है बेटा, एक लमसम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट। मान लो 15 दिन से 5 साल तक के लिए आपने एक डिपॉजिट कर दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट कर दिया किसके पास, बैंक के पास, ठीक है। और वो पैसा जो आपको रीपेबल हो कब, एक फिक्स पीरियड के बाद, ठीक है। इसलिए इसको टाइम डिपॉजिट या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। सिंपल वर्ड में समझ लो, आप बैंक के पास गए, आपने अपने 5 लाख रुपए थे आपके पास, बैंक को दे दिए, ठीक, 3 साल के लिए, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो पैसा आपको 3 साल बाद ही मिलेगा, राइट। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेविंग और रिकरिंग अकाउंट्स, ठीक है। 8-9% का भी इंटरेस्ट इस पे आपको मिल जाता है, इसलिए लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगला था मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का। इसमें क्या होता है बेटा, लिक्विडिटी मिलती है किसकी, सेविंग अकाउंट की, कि जब मर्जी पैसा निकाल लो, और इंटरेस्ट मिलता है किसका, फिक्स अकाउंट का। समझो इस चीज को, आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि भैया मेरे बैंक में जब भी 10,000 से ऊपर पैसा हो, ठीक है, 10,000 से ऊपर जितना भी पैसा हो उसको आप कन्वर्ट कर देना किसमें, एफडी में,
बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, तो 10,000 रुपये तक की लिक्विडिटी रहे आपके पास, कभी भी जरूरत पड़ेगी 10,000 रुपये आप निकाल सकते हो। उससे ऊपर अगर इतना ही पैसा होगा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एफडी में। तो उससे क्या होगा, उस पैसे पे आपको क्या मिलता रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, लैंडिंग ऑफ फंड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे कैसे लैंड करती है, बैंक फंड को लैंड करती है। पहला तरीका आता है उसका बैंक ओवरड्राफ्ट। ये एक टेम्पररी एग्रीमेंट होता है जिसमें डिपॉजिटर जो है उसको अलाउ किया जाता है, ठीक है, वो चेक से पैसा निकाल सकता है जितना उसके अकाउंट में क्रेडिट है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, ठीक है। आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है और आप एक करंट अकाउंट होल्डर है, तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने अकाउंट से एक पर्टिकुलर लिमिट तक पैसा निकाल सकते हो। 10,000 रुपये है, आपने 25,000 निकाल लिए, ठीक है। पर एक लिमिट होती है, स्पेसिफाइड लिमिट होती है। लिमिट जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि आपके रिलेशन कैसे हैं, ठीक है ना, या फिर आपने कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है बेटा हमारे पास, ये रिवॉल्विंग क्रेडिट अरेंजमेंट होती है, ठीक है, जिसमें बैंक जो है अलाउ करता है बोरोवर को बोरो करने के लिए मनी को स्पेसिफिक लिमिट तक। सेम चीज है, तो बैंक जो है वो प्लेस करता है स्पेसिफाइड अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ द बोरोवर बैंक अकाउंट। बैंक जो है वो उसमें बोरोवर के बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगा और बोरोवर जो है उसको जब भी जरूरत पड़ेगी उसको निकाल लेगा, राइट। इंटरेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर, ठीक है, जो जितना पैसा उसने बोरो किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है बेटा। कैश के लिमिट जो है डिसाइडेड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ बोरोवर्स असेट और पर्सनल रेपुटेशन जो है, और उसकी जो असेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखोगे तो दोनों चीजें सेम है ना, पर इनमें कुछ डिफरेंस होता है बेटा। क्या डिफरेंस है, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं ना बेटा, ये जो है वो किसी भी अकाउंट होल्डर को, पर्सनल अकाउंट होल्डर को मिल जाते हैं, ठीक है। और वो जो पैसा निकाला है इसने, उस पैसे को वो किसी भी चीज में यूज कर सकता है, ठीक है। और उस पैसे के ऊपर जो गारंटी होती है वो होती है उसकी जो भी असेट है, या फिर वो कितने टाइम से उसका बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, उन चीजों पर डिपेंड करती है। ऑन द हैंड कैश क्रेडिट जो होती है ये केवल कंपनीज को अलाउड होता है, ठीक है, अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए। किसके लिए अलाउड होता है बेटा, अपनी वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है वो रखा जाता है उनकी इन्वेंट्रीज, उनके स्टॉक्स, ठीक है बेटा। चलिए, आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अगला है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझो इस चीज को, मान लो ए और बी, ए ने बी को ना गुड सेल करे बेटा, गुड सेल करे ए ने बी को, ठीक है। तो बी ने क्या करा, उसके पास पैसे नहीं है, उसने इसको दे दिया बिल दे दिया, क्या दे दिया इसको, बिल दे दिया। अब ए के पास क्या आ गया बेटा, बी आर आ गया। क्या आ गया ए के पास, बी आर। भाई जो बिल दिया था वो 3 महीने बाद का था। कब का था बेटा, कि भैया 3 महीने बाद मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो अब ए को ना पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है। अब ए क्या करे, ए जाएगा बैंक के पास। ए बैंक के पास गया और बैंक को बोला भैया बैंक मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो बैंक कहता है भैया कैसे दे दूं पैसे, कुछ सिक्योरिटी रख। तो वो कहता है कि चलो ये मेरा बी आर रख लो, ठीक है। तो ए ने बैंक को अपना बी आर दे दिया, ठीक है। बैंक ने ए को पैसे दे दिए, बैंक ने ए को पैसे दे दिए, ठीक है जी। कुछ अमाउंट, नॉमिनल सा अमाउंट होता है इनके कमीशन का, वो काट के बाकी पैसे सारे के सारे बैंक ने ए को दे दिए, ठीक है, अभी के अभी दे दिए, ठीक है। अब 3 महीने का वेट नहीं करना पड़ा, किसको, ए को, पैसे के लिए। अब 3 महीने बाद क्या होगा, जो बैंक है वो बी के पास जाएगा और अपना पैसा बैंक बी से ले लेगा, राइट। तो एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे जो हमारे बिल्स के ऊपर, ठीक है, एक तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करता है कौन, हमारा बैंक, बाय चार्जिंग अ सिंपल नॉमिनल अमाउंट ऑफ कमीशन। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला है टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो लोन दिए जाते हैं बैंक द्वारा, उसको बोलते हैं टर्म लोन, ठीक है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं। अब इसमें आप इसको रीपे कर सकते हो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे मर्जी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। कंज्यूमर क्रेडिट कौन से आते हैं बेटा, ये कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड करता है बैंक, क्या करने के लिए, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए, जो चीजें खरीदते हैं ना उन सबको खरीदने के लिए जो कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो लोन होते हैं रीपे होते हैं किसमें बेटा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ईएमआई में आप इसको आराम से पे कर सकते हो, ठीक है। सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड करता है बेटा कमर्शियल बैंक। पहला आता है इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बहुत ध्यान समझना बेटा। बैंक ड्राफ्ट इज टाइप ऑफ चेक व्हिच इज ड्रॉन बाय द बैंक ईदर ऑन इट्स ओन ब्रांच और ऑन अनदर बैंक। तो एक तरीके से चेक होता है जो बैंक ड्रॉ करता है किसके ऊपर, अपनी खुद की ब्रांच पे या फिर किसी और बैंक पे, ठीक है। इसमें क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू रेमिट मनी, जब भी आपको मनी भेजनी है, ठीक है, एक बैंक से, ठीक है, थोड़ा बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैंक ड्राफ्ट से अगर आपको मनी भेजनी है
तो एक पर्सन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको बैंक ड्राफ्ट लेना पड़ेगा। किससे? बैंक से। अब बैंक ड्राफ्ट कैसे मिलेगा? आपको एक फॉर्म फिल करना है और जो पैसा आपको भेजना है उसको डिपॉजिट करना है। किसके साथ? उस फॉर्म के साथ। ठीक है, और कुछ कमीशन लगेगा उसके लिए, बिना कमीशन के थोड़ा करेगा बैंक। ठीक है, तो कमीशन के साथ पैसा डिपॉजिट कर दो किसके पास? बैंक के पास, और फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, आपको एक ड्राफ्ट दे देगा। ठीक है, फिर उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, वो बैंक ड्राफ्ट को वो क्या करेगा, भेज देगा। किसको? रिसीवर को, जिसको उसको पैसा भेजना है, बाय पोस्ट भेजे, जैसे मर्जी भेजे, उसको दूसरे पर्सन को क्या दे देगा, ड्राफ्ट दे देगा। ठीक है, द रिसीवर देन डिपॉजिट, जिसको ड्राफ्ट दिया है वो डिपॉजिट करेगा अपने बैंक में। ठीक है, उसके बाद जो रिसीवर का बैंक है, ठीक है, वो पेमेंट लेगा कहाँ से? जिस बैंक ने उसको ड्रॉ किया था, जिस बैंक ने बनाया था ड्राफ्ट, उससे पेमेंट लेगा और क्रेडिट कर देगा किसके अकाउंट में बेटा? कंज्यूमर के अकाउंट में। और सिंपल करता हूँ, ए और बी, ए को बी को पैसे भेज रहे हैं, राइट? तो ए गया अपने बैंक के पास। ठीक है, उसने क्या क्या एक फॉर्म फिल किया एक फॉर्म, और जो पैसे थे, मान लो 5,000 रुपये प्लस कमीशन, जो भी कमीशन था वो दे दिया किसको? बैंक को। बैंक ने ए को क्या दिया भाई? ड्राफ्ट बना के दे दिया। क्या दे दिया? ड्राफ्ट बना के दे दिया। फिर ए ने बी को वो ड्राफ्ट सेंड कर दिया बाय पोस्ट। फिर बैंक गया, बी जो है, सॉरी, बी गया अपने बैंक पे, बी अपने बैंक के पास गया और वहां जाके उसने ड्राफ्ट जो है वो उसको दे दिया, ड्राफ्ट दे दिया। अब जो बी का बैंक है वो ए के बैंक से क्या करेगा बेटा? पैसा ले लेगा और ट्रांसफर कर देगा किसके अकाउंट में? बी के अकाउंट में। ठीक है, सिंपल। चलिए, अब आता है हमारे पास अगला, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये बैंक ड्राफ्ट ही होता है जो पेबल होता है किसके? विद इन द सिटी और टाउन। मतलब एक तरीके से बैंक ड्राफ्ट ही है, बट ये कहाँ पे होता है बेटा? सिटी और टाउन के अंदर, राइट? इसमें जो कमीशन होता है वो कम होता है किसके मुकाबले में? बैंक ड्राफ्ट के मुकाबले में। ठीक है, अगला है रियल टाइम या ग्रोस सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये फंड को ट्रांसफर करने का ही एक सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ऑन रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम का मतलब समझते हो कि कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, और ग्रॉस बेसिस पे। ग्रॉस बेसिस का मतलब समझते हो? ग्रॉस बेसिस का मतलब क्या होता है? 1-to-1 ट्रांजेक्शन हो रही है। क्या हो रही है बेटा? 1-to-1 ट्रांजेक्शन। ऐसे नहीं है कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो गई तब बैंक उसको ट्रांसफर करेगा, नहीं, 1-to-1 ट्रांजेक्शन होती है, राइट? वो भी रियल टाइम में, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। तो ये फास्टेस्ट तरीका होता है, ठीक है, पैसे को ट्रांसफर करने के लिए। अगला आता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है बेटा? ये कंट्री वाइड सिस्टम होता है जिसमें एक इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकती है एक बैंक की ब्रांच से दूसरे बैंक की ब्रांच में, वो कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो या कंपनी हो। ठीक है, कंट्री में कहीं पर भी उसकी ब्रांच हो, वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इसके अलावा बैंक और भी बहुत सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसे क्या है? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है बेटा? जब भी आप बैंकिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है ना, तो ई बैंकिंग जो होती है हमारे पास, ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक दैट एनेबल अ कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन सच एज, अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता है, बिल पे कर सकता है। कैसे कर सकता है बेटा? इंटरनेट की मदद से। किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। वो इंटरनेट अपने पर्सनल कंप्यूटर पे यूज करे, मोबाइल फोन पे यूज करे, ठीक है, कहीं भी यूज करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ई बैंकिंग में और क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ई बैंकिंग में आता है। एटीएम जो मशीन होती है वो किसमें आती है? ई बैंकिंग में आती है। इसमें आप कभी भी अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो होता है वो भी ई बैंकिंग में आता है। क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश, ये सब ई बैंकिंग का ही पार्ट है। बेनिफिट्स क्या होते हैं ई बैंकिंग के बेटा? 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करता है, 365 डेज, कभी भी बंद नहीं होता, सदाबहार खुला रहता है। ठीक है, और क्या बेनिफिट है इसके? कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम कर देता है बेटा, और जितने मर्जी कस्टमर आप बना सकते हो अपने बैंक के लिए, राइट? फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है कि भाई पैसा कहाँ खर्च हुआ है, एक कस्टमर को पता होता है, और ट्रांसपेरेंसी रहती है, सब कुछ उसके हाथ में, जब मर्जी अपना अकाउंट चेक कर लेगा। तो एक कस्टमर कैन मेक द ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस, होम और ट्रैवल करते हुए भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, घर से, ऑफिस से, कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, बैंक को क्या फायदा होता है बेटा इससे? वो तो कस्टमर को फायदा बताया मैंने अभी। अब देखते हैं बैंक को क्या फायदा होता है। बैंक को क्या फायदा है बेटा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, ठीक है, बाकी बैंकों से आगे रहने में मदद मिलती है। ठीक है, अनलिमिटेड नेटवर्क है, जहां मर्जी जितने मर्जी अकाउंट खुलवा सकता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द बैंक। बैंक का जो बर्डन था पहले, जो ब्रांचेस के ऊपर बर्डन रहता था, वो सब कम हो जाता है। ठीक है बेटा, और जो आपका डाटा है वो कैसा हो जाता है? सेंट्रलाइज हो जाता है। डिजिटल पेमेंट करने में मदद करता है ये बैंकिंग। डिजिटल पेमेंट समझते हो बेटा? ठीक है,
अ वे ऑफ पेइंग फॉर सर्विस और गुड्स विया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की मदद से पेमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं क्या, डिजिटल पेमेंट। आप आजकल सुन रहे हो डिजिटल इंडिया, राइट, प्रमोट किया था कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट कैसे करो, इलेक्ट्रॉनिकली करो। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, कैश और चेक का यूज मत करो, ठीक है बेटा। चलिए, इसको ई पेमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट कौन कौन सी होती है बेटा, बैंकिंग कार्ड्स। कार्ड्स आपको पता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये सारे के सारे जो होते हैं वो मेन टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं जिससे आप पेमेंट करते हो। इसमें आपको ऑथेंटिकेशन करना होता है, बताना होता है, बाय पिन डालना पड़ता है या फिर ओटीपी आता है वो डालना पड़ता है, तब आप अपनी पेमेंट को सिक्योरली कर सकते हो, ठीक है। रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, इस तरह के सारे कार्ड्स हैं, राइट। आप इसका इस्तेमाल कहाँ करते हो, ऑनलाइन परचेज करते हो, राइट, डिजिटल पेमेंट करने में हेल्प करते हो, जो ऐप खरीदते हो ना उन सबको पेमेंट करते हो। और पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर इसका यूज करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इसका यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यूएसएसडी। ये क्या होता है बेटा, ये इनोवेटिव पेमेंट सर्विस बनाई गई है, *99#, ठीक है ना। इस चैनल पे ये वर्क करता है। इस बारे में क्या होता है, आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस कर सकते हो, मोबाइल की जो ट्रांजेक्शन है वो आप मोबाइल पे कर सकते हो विदाउट यूज ऑफ मोबाइल इंटरनेट, बिना मोबाइल इंटरनेट को यूज करें। समझे मेरी बात को। अगर आपका कभी डाटा खत्म हो जाता है और आपको बैंकिंग सर्विसेज करनी है, मतलब आपको ट्रांजेक्शन करनी है, अपना बैलेंस चेक करना है या फिर क्या करना है, किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करोगे, *99# पे क्या करोगे, कॉल करोगे। उससे क्या होगा, आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए या फिर अपना बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए एक इंटरफेस मिल जाएगा, जिससे आप बिना इंटरनेट के भी ट्रांजेक्शन कर पाओगे। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या होता है बेटा, एपीएस। ये ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए एक नया तरीका है, इसमें क्या कर सकते हो, आप साइड ट्रांजेक्शन कर सकते हो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की मदद से, मतलब अपने बायोमेट्रिक रिकॉर्ड देकर, अपना थंब प्रिंट देकर, राइट, आप ट्रांजेक्शन को कर सकते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ योर आधार, ठीक है। अगला था बेटा हमारे पास यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में क्या होता है, ये एक ऐसा ऐप है जिससे बैंक अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं वो पैसा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। बार बार उनको बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप किसी भी ऐप पे जब रजिस्टर करते हो तो आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हो, तो वहां से आपको क्या मिल जाती है, एक पर्टिकुलर यूपीआई आईडी मिल जाती है। उस आईडी का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हो और किसी से पेमेंट करवा भी सकते हो अपने अकाउंट में। मोबाइल वॉलेट, ठीक है, ये जो एप्स होते हैं ना आपको एक वॉलेट प्रोवाइड करते हैं बेटा, क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। उस वॉलेट में क्या होता है, कुछ आप कैश अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हो और फिर उस कैश का आप आगे इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग पर्पज के लिए। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, आप शॉपिंग करने जाते हो, राइट, वहाँ पे क्या होता है, एक मशीन होती है, राइट, आप क्या करते हो, उस मशीन में स्वाइप करते हो, अपना पिन डालते हो तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। ये वो मशीन होती है जो इंस्टॉल होती है कहाँ पर, एट ऑल द स्टोर्स वेयर द परचेजेस आर मेड बाय कस्टमर बाय यूजिंग द क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जहाँ पे भी आप परचेज करते हो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की मदद से, वहाँ पे आप इन मशीन का इस्तेमाल करते हो। अगला आता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है बेटा, जब भी आप बैंकिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट, उसको बोलते हैं क्या, इंटरनेट बैंकिंग, हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगला आता है मोबाइल बैंकिंग। जब भी आप बैंकिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल, साइड ट्रांजेक्शन कैसे करोगे, मोबाइल की मदद से, तो उसे बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। इसके बाद है भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, भीम ऐप जो है हमारे पास, ये डेवलप किया है किसने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने किया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे बेस्ड है ये, ठीक है, यूपीआई पे ही बेस्ड होता है ये भी। ये ऐप जो सपोर्ट करता है सारे इंडिया के जितने भी बैंक है सबको सपोर्ट करता है थ्रू इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है। और जितने भी यूजर्स है इसके उनको फटाफट ट्रांसफर करने में मदद करता है पैसा, ठीक है, बैंक अकाउंट्स के बीच में। कोई भी दो पार्टीज है उनको पैसा ट्रांसफर करना है तो उसमें मदद करता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा और कौन कौन से बैंक होते हैं बेटा हमारे पास, पहला था कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे ना कॉमन ऑनरशिप होती है, क्या होती है, ऑनरशिप कैसे होती है, कॉमन होती है। और मेनली ना शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं बेटा, किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर। कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बना देते हैं। ये बनाता कौन है बेटा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनाते हैं, राइट, अपने मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। और इन जितने भी बैंक्स होते हैं इनको स्टेट कॉर्पोरेशन सोसाइटी एक्ट के अंदर ही इनको गवर्न किया जाता है। अगला स्पेशलाइज्ड बैंक। इन स्पेशलाइज्ड बैंक का क्या होता है, एक स्पेशल नीड के लिए बनाया जाता है स्पेशलाइज्ड बैंक को, एक पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए। जैसे बहुत सारे बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, जो इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए दी जाती है, वे इंडस्ट्रीज को हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे किसको, इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं जो बैंक, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक।
अगला है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन से होते हैं बेटा? ये अपेक्स बैंक होता है। क्या होता है बेटा? ये अपेक्स बैंक होता है कंट्री का। ये सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है फंक्शनिंग को, किसके? बाकी सब जितने भी बैंक हैं उन सबकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम में। किसी भी कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है बेटा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। देखो सिंपल सी बात है, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम किसका है? वह सेंट्रल बैंक का। सब कुछ ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।